डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल टेक्निकल सा है आपसे पूछना चाह रहा था। आपने फरमाया कि जब लोग नशा करते हैं, हत्ता कि जैसे हम चाय पीते हैं तो हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को, अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ नशे जब लोग करते हैं तो अपने खिलवाड़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ एज ए साइकेट्रिस्ट, और जब हम इलाज करते हैं, विड्रॉल से बचाते हैं और दवाइयाँ दे रहे होते हैं, तो ये जो दवायाँ अद्वियात देते हैं जहन के लिए ख़ास तौर पे, और डॉक्टर साहब इसमें एक और तरफ तवज्जो चाहिए कि जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं इनमें कई मरतबा कोई थॉट डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर भी साथ चल रहा होता है, डबल जेपर्डी चल रही होती है। तो जब डॉक्टर उनको एंटी साइकोटिक्स या इस किस्म की या मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स देता है, उसमें भी तो मूड और मिजाज और न्यूरोट्रांसमीटर्स से मैनिपुलेट कर रहा होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जब हम मूड को मैनेज करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं चाय से या किसी भी नशे से, ट्रैंक्विलाइज़र से या शराब से या कोकेन से करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो मूड मैनेजमेंट है, तो जब हम अगर ये ना करें, क्योंकि जाहिर है जब मूड ख़राब होता है तो हम नशों की तरफ जाते हैं, अगरचे बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम नशे इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मूड ख़राब रहता है, हम अनकॉन्शियसली शुरू कर लेते हैं, किसी महफ़िल में उससे मूड अच्छा होता है और फिर हम उसे करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नशा सिर्फ़ वो लोग करते हैं जिनका दर हकीकत मूड का मामला होता है, या मूड का कोई मसला होता है, या मूड ख़राब होता है, या सुस्ती होती है, या वो कोई मुश्किल महसूस करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि यही बंदा जब डॉक्टर के पास जाएगा और उसको एंटी डिप्रेसेंट मिलेगा या कोई ऐसी दवा मिलेगी जो एक साइकियाट्रिस्ट लिखेगा, तो फिर वो कैसे डिफरेंट है? आखिर वो भी तो एक दवाई है ना, वो भी तो एक मेडिसिन ही है, और वो इन ड्रग्स से कैसे डिफरेंट है? तो बात यह है कि ड्रग्स ऑफ एडिक्शन एक कैटेगरी है, और जो डॉक्टर दवा देता है वो ड्रग्स ऑफ एडिक्शन नहीं होती, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऑफ एडिक्शन नहीं है। तो सर वो जो रात को सोने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स हैं और वो ड्रग ऑफ एडिक्शन है। देखिए, डॉक्टर के हाथ में जो बहुत सारी दवाएं हैं उनमें से अक्सरियत जो हैं वो ड्रग्स ऑफ एडिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ दवाएं जैसे ट्रैंक्विलाइज़र जो वैलियम और इस तरह की लेक्सोटेनिल जैसी दवाएं या हैं, पेन किलर्स, कुछ पेन किलर जो नारकोटिक्स हैं, कुछ पेन किलर जो नारकोटिक्स नहीं है, जैसे ब्रूफिन है तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन नहीं है, और सोसेगोन है तो वो ड्रग ऑफ एडिक्शन है। अच्छा, अब ड्रग ऑफ एडिक्शन कौन सी होती है? ड्रग ऑफ एडिक्शन वो होती है कि जिस तरह कोई ड्रग इस्तेमाल करेगा तो वक्त के साथ साथ उसकी क्वांटिटी अगर बहुत बढ़ती है और उसके मेटाबॉलिज्म में ख़राबी पैदा हो जाती है और जहरीले मादे बनना शुरू हो जाते हैं और ड्रग असर करना कम कर देती है, तो ये ड्रग ऑफ एडिक्शन है। अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट है जो वक्त गुजरने के साथ साथ जिसकी डोज नहीं बढ़ानी पड़ती और उसमें केमिकल टॉक्सिक मादे नहीं बनते, तो वो ड्रग ऑफ एडिक्शन नहीं है। और अगर वो ड्रग असर नहीं कर रही है, असर कम कर रही है, तो आपके पास फिर बेशुमार दूसरी एंटी डिप्रेसेंट्स है जो आप एक छोड़ के दूसरी पे जा सकते हैं। इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया में अगर किसी को आप रिस्पेरडॉल देते हैं और कुछ अर्सा के बाद आप देखते हैं कि रिस्पेरडॉल को बहुत अच्छा काम नहीं कर रही, तो आप उसको ज़ेप्रेक्सा दे सकते हैं, आप उसको कोई और जो 40 के करीब दवाएं हैं उनमें से कोई दे सकते हैं जो एक दूसरे से मिलता जुलता एडिक्ट हो जाएगा। जी, वो इनका एडिक्ट होने का मतलब यह है कि फ़ायदा ना हो, नुकसान हो। तो फ़ायदा होगा जब फ़ायदा ज़रा कम होता है, या आप समझते हैं कि ये दवा इस्तेमाल करते हुए, जैसे फॉर दैट मैटर ब्लड प्रेशर की दवा है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा की जो मिकदार है वो कम ज़रूरत पड़ती है। फिर भी डॉक्टर साल बाद वो दवा बदल देते हैं कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट इस दवा का है तो इसको छोड़ के दूसरी नहीं तो तीसरी नहीं तो चौथी कर देते हैं। लेकिन उसमें जो थेराप्यूटिक डोजेज है उसका एक हेल्दी रेंज है जो FDA अप्रूव्ड है, जो कंपनी रिकमेंडेड है। लेकिन अगर कोई अल्कोहल लेता है या ट्रैंक्विलाइज़र लेता है और आज एक लेक्सोटेनिल लेता है और फिर 2, फिर 4, फिर 20, फिर 40, फिर 100, तो ये इस तरह की जो प्रोग्रेशन है ये एडिक्टिव है। सो जो डॉक्टर आपको इलाज करेगा तो वो साथ साथ आपके लाइफस्टाइल के बारे में भी आपके साथ कुछ बातचीत करेगा,
जिससे कि आपको वक्त गुजरने के साथ साथ कम दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी जो वेल बीइंग है वो बढ़ती जाएगी। अब आप इस तरह भी यूँ समझ सकते हैं इस मिसाल को कि अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको कहता है कि आप मिठाइयाँ ना खाएं, डॉक्टर उसको कहता है कि आप ये कोला ड्रिंक्स ना पिएं या चीनी वाली चीज़ें ना खाएं, अच्छा आप मैंगोज़ भी ना खाएं, तो फिर डॉक्टर उसको कहता है कि आप चिकन टिक्का वैसे ले सकते हैं, आप पकौड़े खा सकते हैं, आप फ़लाँ चीज़ कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि जी जब चिकन टिक्का में और इसमें रसमलाई में क्या फ़र्क हुआ? तो चिकन टिक्का और रसमलाई में फ़र्क है ना। तो जो मूड के हवाले से डॉक्टर दवाएं देता है वो उसे आप चिकन टिक्का समझ सकते हैं, उसको आप नॉन कार्बोहाइड्रेट डाइट समझ सकते हैं, और जो मिठाइयाँ हैं या आम है या इस तरह की मीठी चीज़ें हैं या शुगर केन वाली चीज़ें हैं, तो नेचुरली डायबिटीज़ उनसे मुज़र असर लेती है। लेकिन चिकन टिक्का अगर आप एक आध खा लेते हैं तो उससे कोई मुज़र असर नहीं होगा। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।